नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत की इस ऑनलाइन कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम वर्णमाला के बाद जो संस्कृत व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण विषय है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये विषय आपके सिलेबस का भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो चूँकि परीक्षा में इसमें से 1-2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं जो कि 2 से 3 नंबर तक के होते हैं, तो ये 3 नंबर का नुकसान न हो, कहीं इसमें हमसे कोई गलती न हो जाए, इसलिए हम इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है विद्यार्थियों उच्चारण स्थानानि, उच्चारण स्थान। और इस पूरी कक्षा के दौरान हम ये जानेंगे कि उच्चारण स्थान क्या हैं, कितने हैं और संस्कृत व्याकरण में इनका क्या महत्व है। तो आइए हम इस कक्षा में आगे बढ़ते हैं। जो विद्यार्थी पूर्व में वर्णमाला का वीडियो नहीं देखे हैं वे आई बटन में जाकर दिए गए लिंक से पहले उस वीडियो को देखें ताकि आपको संस्कृत की वर्णमाला का आधारभूत ज्ञान हो जाए। तो उसके बाद इस विषय को समझना, इस टॉपिक को समझना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है उच्चारण स्थानानि। आइए हम आज की कक्षा शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रश्न उठता है कि उच्चारण स्थान होते क्या हैं। इसका उत्तर है कि वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के जिन जिन भागों का स्पर्श करती है उन्हें वर्णों का उच्चारण स्थान कहा जाता है। देखिए, जब हम बोलते हैं तो बोलने के लिए प्रयास करना होता है, प्रयत्न करना होता है, और उस प्रयत्न में होता यह है कि हमारे पेट से हवा मुंह की तरफ गति करती है, मुंह के रास्ते की तरफ आगे बढ़ती है, और जब वह वायु मुंह से होकर गुजरती है तो मुंह के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है जिससे कि ध्वनि उत्पन्न होती है। और ठीक उसी समय हमारी जो जिह्वा है, हमारी जो जीभ है, वो भी मुख के अलग अलग भागों का स्पर्श करके उस वायु के माध्यम से ध्वनि को उत्पन्न करने में सहयोग करती है। तो वे स्थान जिनका स्पर्श जिह्वा करती है वर्णों के उच्चारण के समय, किसी भी पर्टिकुलर वर्ण का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के जिस भाग का स्पर्श करेगी उसी अंग को, उसी स्थान को उस वर्ण का, उस पर्टिकुलर वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाएगा। अब ये प्रश्न उठता है कि उच्चारण स्थान होते कितने हैं। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार यदि हम देखें, पाणिनि ने शिक्षा ग्रंथ जो लिखा पाणिनीय शिक्षा, उसके अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या 8 है। और ये 8 उच्चारण स्थान कौन से हैं? उरह, उरह, शिरः, कंठः, तालु, दंतः, नासिका, जिह्वामूल, ओष्ठ। ये 8 उच्चारण स्थान बताए हैं पाणिनि ने। उरह यानी हृदय, शिरः यानी सिर, मूर्धा मुंह का ऊपरी हिस्सा, कंठ जो जहाँ वोकल कॉर्ड्स होते हैं, तालु जहाँ आप जब कभी आप आईने के सामने मुंह खोलकर खड़े होते होंगे तो आप देखते हैं बीच में एक घंटी नुमा संरचना लटकी रहती है जिसे यवला कहते हैं विज्ञान की भाषा में, इसे हम तालु कहते हैं। दंताहा दांत, दांत भी उच्चारण में बहुत सहायक है। नासिका नाक, जिह्वामूल जीभ, जहाँ से हमारी जीभ हमारे मुख से जुड़ी हुई है वह स्थान जिह्वामूल कहलाता है। जीभ का मूल भाग, वहाँ से भी कुछ शब्दों का उच्चारण होता है। और ओष्ठ, ओष्ठ यानी होंठ। ये 8 स्थान महर्षि पाणिनि ने गिनवाए हैं उच्चारण स्थान के रूप में। देख सकते हैं आप चित्र के माध्यम से। लेकिन यहाँ बताया गया है अष्टौ स्थानानि वर्णानाम, ये देखिए, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरह कंठ शिरस्तथा जिह्वामूलश्च दंताश्च नासिका नासिकोष्ठौ च तालु च। तो ये 8 उच्चारण स्थान जो हमने पूर्व में बताए वो यहाँ भी बताए गए हैं। इसमें एक टर्म और आती है जिसे कर्ण कहते हैं। ये जो 8 उच्चारण स्थान है ये व्यावहारिक उच्चारण स्थान नहीं है। जैसे उरह, हृदय से हम कोई उच्चारण कैसे कर सकते हैं? तो ऐसी स्थिति में
कर्ण की सहायता होती है। देखें आप, हमारे मुख में उपयुक्त 8 स्थानों के अलावा भी कुछ ऐसे अवयव होते हैं जो मूलतः तो उच्चारण स्थान नहीं होते, परंतु उच्चारण करने में सहायता करते हैं। इन सहायक अंगों को कर्ण कहते हैं, जैसे जीभ, कोमल तालु, अधरोष्ठ, स्वरतंत्रियाँ जिन्हें वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है, ये सब। लेकिन हम व्याकरण में बताए गए महर्षि पाणिनि के अनुसार बताए गए उच्चारण स्थानों को ही इस पाठ में पढ़ेंगे। क्या महत्व है और क्या ज़रूरत है उच्चारण स्थानों को पढ़ने की, इस बात को भी समझ लिया जाए इससे पहले कि हम पाठ में आगे बढ़ें। हम क्यों पढ़ें उच्चारण स्थान? देखिए विद्यार्थियों, इस चित्र में आप देख सकते हैं, इस चित्र के माध्यम से उच्चारण स्थान बताने की कोशिश की गई है। हम क्यों पढ़ें उच्चारण स्थान, इसका उत्तर हमें इस तरह मिलेगा। देखिए, एक ये श है, दूसरा ये श है और एक ये स है। हमारे पास ये 3 वर्ण हैं। अब मैं आपसे यदि पूछूं कि इस श और इस श की ध्वनि लगभग समान है, तो फिर इनमें भेद क्या है, इनमें अंतर क्या है? या हम बोलते समय, लिखते समय कैसे पता करेंगे कि हमें ये श लिखना है या ये श लिखना है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप तभी दे सकते हैं जब आपको उच्चारण स्थान का ज्ञान होगा। यदि आपको उच्चारण स्थान का ज्ञान है तो आप निस्संदेह ये बता सकते हैं कि ये श कौन सा है, ये श कौन सा है और ये स कौन सा है। इसके अतिरिक्त भी कुछ व्याकरणीय प्रयोजन होते हैं उच्चारण स्थानों के, लेकिन हम उतनी गंभीरता में नहीं जाएंगे। हम आपके 9वीं और 10वीं 8वीं स्तर तक के विषय के अनुसार ही पढ़ेंगे। तो आइए इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं कि क्या अंतर है इन 3 वर्णों में और कौन कौन से उच्चारण स्थान होते हैं, कौन कौन से वर्ण कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं, उच्चारित किए जाते हैं। इसे हम इस टॉपिक के अंतर्गत देखते हैं। विद्यार्थियों, जब हमने वर्णमाला पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि पाणिनि की वर्णमाला सूत्र रूप में है, और सूत्र रूप में होने का कारण यह है कि एक छोटे से सूत्र में बहुत बड़ी बात को भी समेटा जा सकता है। तो महर्षि पाणिनि ने यहाँ पर जो सूत्र दिए हैं, जो वार्तिक दिए हैं, उसमें देखने में आपको ये बड़ा छोटा सा लग रहा है, लेकिन ये एक बड़े अर्थ को अपने अंदर समेटे हुए है। आइए हम इन्हीं सूत्रों के माध्यम से, इन्हीं छोटे छोटे सूत्रों से पढ़ेंगे। और मेरा ये आपको परामर्श है कि आपको ये सारा विवरण याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल सूत्र याद कर लीजिए। सूत्र याद करने से ही आपको यह पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है। अब हम इस सूत्र का अर्थ यहाँ पर आपके सामने रिवील करेंगे, स्पष्ट करेंगे, और आप समझते जाएंगे कि देखिए सूत्र ने अपने भीतर कितना कुछ छुपा रखा है। पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। एक बार फिर से दोहराएंगे, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अब इसमें एक एक शब्द का मतलब है, अर्थ है। सबसे पहले बात करते हैं अ की। अ का मतलब अ और आ दोनों से है। हमने वर्णमाला में पढ़ा था कि माहेश्वर सूत्रों में अलग से आ नहीं है। ये आ कहाँ से आया, ये हम किसी दूसरी कक्षा में चर्चा करेंगे, जहाँ हम स्वरों के भेद पढ़ेंगे, वहाँ आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ अ से अ और आ दोनों ग्रहण होते हैं। अ का मतलब अ भी होगा और आ भी होगा। तो ये जो अ है ये इन दोनों का बोध करवाता है। कु का मतलब होता है क वर्ग। हमने पढ़े थे 5 वर्ग, जो स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में बांटे गए हैं, वर्णमाला के समय हमने पढ़ा था। तो कु का मतलब है क वर्ग। क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, क, ख, ग, घ और ङ। ये 5 वर्ण क वर्ग में आते हैं। तो कु का मतलब हो गया ये 5 वर्ण, क वर्ग। ह का मतलब है ह, और विसर्जनीया नाम का मतलब है विसर्ग का। अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठः, कंठ। कंठ से इनका उच्चारण किया जाता है। देखिए, अगर आपको सूत्र याद है तो परीक्षा में आपको सोचने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अ के अनुसार अर्थ निकाल लेंगे, अ और आ।
कु से आप इन 5 वर्णों को ग्रहण कर लेंगे, ह से आप ह को ग्रहण करेंगे और विसर्जनीय नाम से आप विसर्ग का ग्रहण कर लेंगे। और आपके लिए आपको अलग से ये सब नहीं रटना पड़ेगा। आपको यूं नहीं रटना पड़ेगा कि अ आ क ख ग घ ङ ह विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, कोई आवश्यकता नहीं है। केवल सूत्र रट लीजिए, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, और ये रटने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चाहे आपसे पूछा जाए कि कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं तो आप तुरंत बता सकते हैं अकुह विसर्जनीया नाम। आपसे पूछा जाए अकुह विसर्जनीया नाम कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। तो केवल सूत्र याद करना ही पर्याप्त हो जाएगा। तो ये सूत्र याद करने की महिमा है कि यदि आप सूत्र को याद कर लेते हैं तो आप बड़े से बड़े अर्थों को इसमें समेट सकते हैं। अब ये बात केवल पढ़ने की नहीं है, अनुभव करने की भी है। क्या वास्तव में अ आ क वर्ग ह और विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है? तो देखिए, कंठ वह स्थान है जो आपके गर्दन के बीचों बीच होता है, जहाँ वोकल कॉर्ड्स होते हैं, स्वर तंत्रियाँ होती हैं। आप इन वर्णों को बोलकर देखिए और गले के बीचों बीच स्पर्श कीजिए, आपको कंपन महसूस होगा। आपको वहाँ से आती हुई हवा और वहाँ से स्पर्श करके गुजरती हुई हवा का दबाव महसूस होगा। आपको पता चलेगा कि जब हवा वहाँ से निकल रही है तो किस तरह से वह कंठ कंपन कर रहा है, और उस कंपन की वजह से इन वर्णों की ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही हैं। तो इन वर्णों की ध्वनियाँ अ से अ आ, कु से क वर्ग, ह से हकार और विसर्जनीय नाम से विसर्ग, इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। आइए हम दूसरा सूत्र देखते हैं। दूसरा सूत्र कहता है ईचु यशानाम तालुः, ईचु यशानाम तालुः। ये सूत्र भी ठीक वैसे ही अपने अंदर पूरा अर्थ समेटे हुए है। आपको केवल सूत्र याद करना है। ई का तात्पर्य है ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों। ये ईकार ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों के लिए बोधक है। चू का तात्पर्य है च वर्ग। 5 वर्ग होते हैं, कु चू टू तू पू। तो कु से हमने क वर्ग देख लिया है, चू से हम च वर्ग देखेंगे। च वर्ग में ये 5 वर्ण आते हैं, च छ ज झ ञ। फिर देखिए, चू के बाद य है, य का अर्थ हो गया यकार और श का अर्थ हो गया शकार। ये जो नाम आया है ना, ये षष्ठी विभक्ति का है, इसलिए आप इसे गिनती ना करें। यहाँ पर ई से ईकार दोनों, चू से च वर्ग, य से यकार और श से श वर्ग। ईचु यशा नाम, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? तालुः, तालु। जैसा कि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जब हम मुंह खोलते हैं तो हमारे कंठ से थोड़ा ऊपर एक घंटी नुमा संरचना है, जिसे साइंस की भाषा में यवला कहा जाता है। इसे हम हिंदी में या संस्कृत में तालु कहते हैं। इस तालु से इसका उच्चारण होता है, इन वर्णों का उच्चारण। ई का उच्चारण, च वर्ग का उच्चारण, य और श का उच्चारण तालु से किया जाता है। आप जब इन वर्णों को बोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दांतों की जो जबड़े जहाँ से ख़त्म होते हैं और जहाँ से गर्दन शुरू होती है, ठीक वहाँ पर कंपन होगा जब आप इन वर्णों को बोलेंगे, क्योंकि वहाँ तालु स्थित है और इन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है। अब देखिए, मैंने जो 3 वर्ण आपको बताए थे उनमें से पहला वर्ण यहाँ आपके सामने आ गया श। अब यदि आपसे कोई पूछे कि ये कौन सा श है, तो आप स्पष्ट कह सकते हैं कि यह तालव्य श है, क्योंकि इसका उच्चारण तालु से होता है। तालु से उच्चारण होने के कारण यह तालव्य श है। तो अब आगे से कभी ये मत कहिए कि यहाँ श शलगम वाला आएगा या श षटकोण वाला आएगा। यदि आपको शंका है तो आप यूँ पूछिए कि क्या यहाँ तालव्य आएगा? तालव्य अर्थात श। तो इस प्रकार आपने सबसे पहले जाना कि ये किस तरह उनसे अलग है। ये इस तरह अलग है कि इसका उच्चारण स्थान तालु है। तो आप सूत्र को याद कर लें, ईचु यशा नाम तालु, और आपको अपने आप याद हो जाएगा कि ईचु यशा नाम का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। और तालु किन किन का उच्चारण स्थान है? ई का उच्चारण स्थान है, च वर्ग का उच्चारण स्थान है, यकार का और शकार का उच्चारण स्थान है। विद्यार्थियों, अब हम हैं तीसरे सूत्र पर, और तीसरा सूत्र कहता है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान बता रहा है ये सूत्र? आइए देखते हैं। री,
री से तात्पर्य है रिकार से। टू से तात्पर्य जैसे कू से क वर्ग था, चू से च वर्ग था, वैसे ही टू से ट वर्ग होगा। ट, ठ, ड, ढ, ण, इन 5 वर्णों का प्रतिनिधित्व कर रहा है ये अक्षर टू से हम इन 5 का ग्रहण करेंगे। र से रकार और श से शकार। ये नाम फिर से षष्ठी का है इसलिए इसका ग्रहण नहीं करेंगे। तो ऋतु रसाणाम, ऋकार का, ट वर्ग का, र का और श का उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। ये मूर्धा क्या है? आपके मुंह का जो ऊपरी हिस्सा है, आपके जीभ के ठीक ऊपर का जो सख्त भाग है, जो कठोर भाग है, उसे मूर्धा कहा जाता है। आप जब इन वर्णों का उच्चारण करें तो आप देखिए कि इनका उच्चारण करते समय जीभ हल्का सा मुंह के ऊपरी हिस्से को स्पर्श करती है। ट, ठ, ड, बिना मुंह के ऊपर के हिस्से को स्पर्श किए री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श का उच्चारण नहीं हो सकता। तो चूंकि जीभ मूर्धा को, मुंह के ऊपरी हिस्से को स्पर्श कर रही है, इसलिए इन सब का उच्चारण स्थान है मूर्धा। और देखिए, एक श हमने पढ़ा था तालव्य और यहाँ दूसरा श आ गया, ये मूर्धा से बोला जाता है। उसका उच्चारण तालु से होता था, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए यह मूर्धन्य श है। अब कोई यदि आपसे पूछे कि ये किस प्रकार का श है, तो आप बता सकते हैं कि यह मूर्धन्य श है। वह कैसा था? तालव्य श था। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये सूत्र हमें कहता है कि ऋकार, ट वर्ग, र और श, इनका उच्चारण मूर्धा से यानी मुख के ऊपरी भाग से, आपके ऊपर के जो दांत हैं उसके ठीक पीछे वाला जो हिस्सा है, जो सख्त सा हिस्सा है, या कह सकते हैं मुंह की जो छत है, वहाँ से इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है। जीभ हल्का सा ही सही मुंह के ऊपरी हिस्से को स्पर्श करके इसका उच्चारण करती है। आइए हम अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र है विद्यार्थियों, लृतु लसानाम दंताहा। लृतु लसानाम दंताहा। देखिए फिर से सूत्र क्या कहना चाह रहा है। अब तो मैं समझता हूं कि आप स्वयं समर्थ हो गए होंगे कि आप इसमें से अर्थ निकाल सकें। लृ का अर्थ है लृ। तू, कू से क वर्ग था, चू से च वर्ग था, टू से ट वर्ग था, तो तू से त वर्ग आ जाएगा। त, थ, द, ध, न, ये 5 वर्ण त वर्ग में आते हैं। ल का उच्चारण भी इसी वर्ग में आता है। और स, ये जो सारे वर्ण हैं, ये नाम फिर से षष्ठी का है, इसका ग्रहण नहीं करेंगे हम। षष्ठी विभक्ति का नाम है, हम केवल स तक ग्रहण करेंगे। लृ से लृ, तू से त वर्ग, ल से लकार और स से सकार। इन सारे वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? लृतु लसानाम दंताहा, दांतों से होता है। ये सारे वर्ण कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं? दांतों से उच्चारित किए जाते हैं। आप जब जब इन वर्णों को बोलेंगे, चाहे आप लृ बोलें, त बोलें, थ बोलें, द बोलें, आपकी जिह्वा आपके दांतों का स्पर्श जरूर करेगी। बिना दांतों का स्पर्श किए जिह्वा इन वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकती है। तो आप समझ गए होंगे सूत्र में से हमने कैसे लिए अर्थ। लृ से लृकार, तू से पूरा त वर्ग, त थ द ध न, ल से ल और स से सकार। इन सब का उच्चारण कहाँ से होता है? दांतों से होता है। तो देखिए, एक श हमने देखा था जिसका उच्चारण तालु से होता था और वो तालव्य श था। एक श हमने देखा था जिसका उच्चारण मूर्धा से होता था और वो मूर्धन्य श था। और ये स हमने देखा है, इसका उच्चारण दांतों से होता है, इसलिए यह दंत्य स है। इसे दंत्य स कहा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अभी तो हमारा पाठ आधा भी नहीं हुआ, उससे पहले आपको पता चल गया कि उच्चारण स्थान क्यों महत्वपूर्ण है। जब तक उच्चारण स्थान का ज्ञान नहीं होगा, आप श, श और स, इन तीनों वर्णों में अंतर नहीं कर सकते हैं। आइए विद्यार्थियों, हम अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। ऊपू पद्मानीयानाम ओष्ठौ। ऊपू पद्मानीयानाम ओष्ठौ, यह अगला सूत्र है। थोड़ा लंबा है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अर्थ कैसे निकलेगा। ऊ से दोनों ऊ का ग्रहण होगा, ऊ और ऊ।
पू, पू का अर्थ वही प वर्ग, प फ ब भ म। तो पू का अर्थ हो गया प फ ब भ म। और उपधमानीय, उपधमानीय वर्ण ये होते हैं, प और फ, ये दो वर्ण उपधमानीय होते हैं जिनके आगे इस प्रकार अर्ध विसर्ग लगा रहता है। ये अर्ध विसर्ग है, इसका प्रयोग सामान्य लौकिक संस्कृत में नहीं होता, वैदिक संस्कृत में इसका प्रयोग होता है, इसलिए इस पर इसे आप गौण रख सकते हैं यहाँ पर। फिर भी आपको पता होना चाहिए, अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है उपधमानीय वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है, और फिर अगर हमें याद नहीं होता है तो वो 1 नंबर या 2 नंबर हमारा चला जाता है। इसलिए स्मरण जरूर रखें, याद जरूर रखें कि ये उपधमानीय वर्ण है प और फ। तो दोनों उकार पूरा प वर्ग प फ ब भ म और उपधमानीय वर्ण अर्ध विसर्ग के साथ प और फ, इन सारे वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? ओष्ठौ, होठों से होता है। ये सारे वर्ण होठों से बोले जाते हैं। अब आप ऊ और इस वर्ग के सभी वर्णों को बोलने का प्रयास कर लीजिए। बिना होठों की सहायता के आप इन्हें नहीं बोल सकते, चाहे ऊ बोलना हो, चाहे प बोलना हो, चाहे फ, चाहे ब, चाहे भ, चाहे म। आपको होंठ मिलेंगे और अलग होंगे तभी इनका उच्चारण हो पाएगा। तो हमने सूत्र में से अर्थ निकाला, ऊ से दोनों प्रकार के ऊ ग्रहण किए, पू से प वर्ग ग्रहण किया, प फ ब भ म, और उपधमानीय वर्ण, उपधमानीय वर्ण में हमने अर्ध विसर्ग के साथ प और फ को ग्रहण किया। इन सब का उच्चारण कहाँ से होता है? ओष्ठौ। होंठ 2 हैं इसलिए द्विवचन में लिखा है ओष्ठौ, होंठों से इनका उच्चारण होता है। आइए अगला सूत्र देखते हैं। ञम गणनानाम नासिका च। आपको कुछ याद आ रहा होगा, माहेश्वर सूत्र में हमने एक सूत्र पढ़ा था, ञम गणनम, ठीक वैसा ही ये है, ञम गणनानाम नासिका च। ञ देखिए बहुत सीधा सीधा अर्थ है, ञ से ञ, म का अर्थ है म, ङ से ङ, ण का अर्थ ण, और न से न। ये नाम षष्ठी का है इसलिए इसका ग्रहण नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5, ञ म ङ ण न, इन पांचों वर्णों का उच्चारण नासिका च, नाक से भी होता है। नाक से भी होता है मतलब, और कहाँ से होता है? देखिए ये सारे वर्ण अपने अपने वर्गों के 5वें अक्षर हैं। ङ क वर्ग का 5वां अक्षर है, ञ च वर्ग का 5वां अक्षर है, ण ट वर्ग का 5वां अक्षर है, न त वर्ग का 5वां अक्षर है, और म प वर्ग का 5वां अक्षर है। तो ये अपने अपने उच्चारण स्थानों से तो बोले ही जाते हैं। ङ का उच्चारण क वर्ग के साथ कंठ से तो होता ही है, नाक से भी होता है। ञ का उच्चारण तालु से तो होता ही है, नाक से भी होता है। ण का उच्चारण मूर्धा से तो होता ही है, ऋतु रसाणाम मूर्धा, मूर्धा से तो होता ही है, नाक से भी होता है। न का उच्चारण दांतों से तो होता ही है लेकिन नाक से भी होता है। और म का उच्चारण प फ ब भ म, ऊपू पद्मानिया नाम ओष्ठव, होठों से तो होता ही है लेकिन साथ में म का उच्चारण नाक से भी होता है, इसीलिए ये च का प्रयोग यहाँ किया गया है। ञम गणना नाम नासिका च, ञ म गण न, ये जो 5 नासिक्य वर्ण हैं इनका उच्चारण नासिका से होता है और इसके साथ साथ अपने वर्ग के उच्चारण स्थानों से भी होता है। ठीक है, तो अब ये आपके विवेक पर निर्भर करता है और ये एग्जामिनर की चतुराई पर निर्भर करता है कि वो कितनी कुशलता से आपसे ये प्रश्न पूछता है। हो सकता है वो आपको इनमें से कोई वर्ण दे दे और नासिका ऑप्शन में न दे, अपने मूल उच्चारण स्थानों में से दे दे, तो आपको वो याद होने चाहिए। तो देखिए इस प्रकार हमने ये सूत्र देखा। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह सूत्रों से हम अर्थ निकाल सकते हैं और एक छोटा सा सूत्र कैसे बहुत बड़े अर्थ को अपने अंदर समेटे रहता है। आइए हम अगला सूत्र देखते हैं। विद्यार्थियों, अगले सूत्र में हम पढ़ने जा रहे हैं एदै तोहो कंठतालुः। एदै तोहो कंठतालुः, यहाँ ये शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, एत और ऐत। जब हम इस शब्द का विच्छेद करेंगे तो हमें 2 शब्द मिलेंगे, एत और ऐत। एत का मतलब होता है ए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ऐत का मतलब होता है ऐ। इन दोनों ही वर्णों का उच्चारण ए और ऐ, इनका उच्चारण कंठ तालु,
कंठ और तालु से मिलाकर किया जाता है। जो चित्र हमने आपको दिखाया था पाठ के प्रारंभ में, जिसे हम अभी पाठ के अंत में भी आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे स्क्रीन पर, आप वहाँ देखेंगे कि ए और ऐ का उच्चारण दो स्थानों से होता है। दो स्थानों से मिलकर हवा गुजरती है, दो स्थानों का मिलकर स्पर्श करती है, तब जाकर के ए और ऐ का उच्चारण होता है कंठ और तालु से। अब ऐसा क्यों होता है कि कंठ और तालु से ही होता है? देखिए, ये जो ए और ऐ है ना, ये इन दो वर्णों से मिलकर बनते हैं, अ से और ई से। इन दोनों के संयोग से ए और ऐ बनता है। और हमने देखा था अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अ का उच्चारण कंठ था, इचु यशा नाम तालु, ई का उच्चारण स्थान तालु था। तो जब इन दोनों से मिलकर कोई वर्ण बनेगा तो उसका उच्चारण स्थान इन दोनों का मिक्सचर होगा। तो कंठ और तालु इन दोनों से मिले जुले रूप से ए और ऐ का उच्चारण होता है। कारण क्योंकि अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, और इन दोनों के मिलने से ए और ऐ बनते हैं। तो एदै तो हो कंठ तालु, एत और ऐत यानी ए और ऐ का उच्चारण कंठ और तालु से समान रूप से होता है। अगला सूत्र है ओदौ तो हो कंठोष्टम। फिर से देखिए, जब हम इस शब्द को तोड़ेंगे, इस शब्द का विच्छेद करेंगे ओदौ तो हमें दो शब्द मिलते हैं। पहला मिलता है ओत, ओत का मतलब होता है ओ, और दूसरा मिलेगा औत, औत का मतलब भी होता है औ। इन दोनों का उच्चारण स्थान, ओ का और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठम, कंठोष्ठ होता है, कंठ और होंठ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों ही मिलकर बनते हैं अ और उ से। अ और उ मिलेंगे तब ओ और औ की सृष्टि होती है। अ का उच्चारण कंठ होता है और उ का उच्चारण स्थान हमने पढ़ा था ऊपू पदभानिया नाम ओष्ठौ, होठों से होता है। तो अ का उच्चारण कंठ से और उ का उच्चारण ओष्ठ से होने के कारण, और इन दोनों के मेल से ये दोनों शब्द बनने के कारण इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ हो जाएगा। ये एक सामान्य से लॉजिक की बात है, एक सामान्य से कॉमन सेंस की बात है। तो आप अगर सूत्र याद कर लेते हैं ओदौ तो हो कंठोष्टम, तो आपको फिर ये सारे चित्र वगैरह याद रखने की और ये सारी डिस्क्रिप्शन याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आइए अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। वकारस्य दंतोष्ठम, ये अकेला है जिसने अपना अलग से उच्चारण स्थान बनाया है। वकारस्य, वकार यानी व की ध्वनि, व जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान है दंतोष्ठम। दंत और ओष्ठ, दांत और होंठ, इन दो जगहों से इसका उच्चारण होता है। तो आपको सूत्र याद करना है केवल वकारस्य दंतोष्ठम, और उसके बाद आपसे परीक्षा में किसी भी तरह पूछ ले इस प्रश्न को, आप कभी भी उत्तर देते हुए नहीं हिचकिचाएंगे। अगला सूत्र देखते हैं। जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलीयस्य। देखो, मैंने बताया था कि हमारी जीभ जहाँ कंठ से जुड़ी हुई है उस स्थान को जिह्वा मूल कहते हैं। वहाँ से भी कुछ वर्ण उच्चारण किए जाते हैं, लेकिन उनका प्रयोग वैदिक संस्कृत में होता है, हमारी लौकिक संस्कृत में उनका प्रयोग नहीं होता। क और ख के आगे जब अर्ध विसर्ग लग जाता है तो ये जिह्वा मूलीय वर्ण कहलाते हैं। जिह्वा मूलीयस्य, जिह्वा मूलीय वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? जिह्वा मूल से होता है, जीभ के पिछले हिस्से से होता है, जीभ के जॉइंट से होता है, जहाँ से वो कंठ से जुड़ी हुई है। तो जिह्वा मूलीय वर्ण कौन से हैं? क और ख। लेकिन सामान्य क और ख नहीं, अर्ध विसर्ग उनके पहले हो। प्रागर्ध विसर्ग सदृश क ख इति कखाभ्याम। प्रागर्ध विसर्ग, पहले अर्ध विसर्ग आए क और ख के, तो वे जिह्वा मूलीय कहलाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था प्रागर्ध विसर्ग प फ, अगर प्रारंभ में अर्ध विसर्ग आ जाए प और फ के तो वे उपदमानीय कहलाते हैं, उनका उच्चारण होठों से होता है। यहाँ क और ख के पहले अर्ध विसर्ग आ जाए तो ये जिह्वा मूलीय कहलाते हैं। इनका उच्चारण जिह्वा मूल से यानी जीभ के पिछले हिस्से से किया जाता है। और समझने वाली बात यह है कि इसका प्रयोग लौकिक संस्कृत में, आपके और हमारे व्यवहार की पढ़ने पढ़ाने की संस्कृत में इनका प्रयोग नहीं होता है। इनका प्रयोग वैदिक संस्कृत में किया जाता है। लेकिन फिर भी परीक्षा की दृष्टि से आपको इस सूत्र को याद करना आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है परीक्षा में पूछ ले एग्जामिनर जिह्वा मूलीय वर्णानाम उच्चारण स्थानम किम भवति।
जिह्वा मूलीय शब्दों का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, जिह्वा मूलीय वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं। तो आपको अगर सूत्र याद होगा तो तुरंत आप बता सकते हैं जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। तो ये गिनती के सूत्र हैं जिन्हें आपको याद करना है। आप चलते फिरते, उठते बैठते, घूमते फिरते, दोहराते गुनगुनाते इन सूत्रों को याद कर सकते हैं। आइए हम अगले सूत्र पर बढ़ते हैं। ये अंतिम सूत्र है उच्चारण स्थान के सूत्रों में, कहता है नासिका अनुस्वारस्य। नासिका जो नाक है उससे कुछ और वर्ण हैं जिनका उच्चारण होता है, जिन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं। और वे कौन से हैं, ये देखिए। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, कहा है ना अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। नाक से अनुस्वार का उच्चारण भी होता है। और ये जो हम अनुनासिक देख रहे हैं, इस अनुनासिक का उच्चारण भी नाक से होता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, नासिका अनुस्वारस्य। तो विद्यार्थियों, हमने इन सूत्रों में देखा अकुह विसर्जनीय नाम से लेकर यहाँ नासिका अनुस्वारस्य तक, इन सूत्रों में हमने देखा कि कैसे केवल सूत्र याद कर लेने से आपको सूत्रों के अर्थ भी अपने आप याद हो जाएंगे। तो मैं आपसे ये अपेक्षा रखता हूँ कि आप इन सूत्रों को याद कर लेंगे, अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और इन्हें कंठस्थ कर लेंगे, ताकि परीक्षा में जब कभी 1, 2, 3 प्रश्न इस टॉपिक से आएँ, उच्चारण स्थान से पूछे जाएं, तो आप बगले न झांके, बल्कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ इन प्रश्नों का उत्तर लिख सकें। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं जो हमने पढ़ा था ठीक वही है, हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, मैंने कहा था मुँह का अकुह विसर्जनीय नाम से शुरू करते हैं। तो ये देखिए, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ सूत्र। कंठ से, ये जो कंठ है, ये देखिए गर्दन के बीच के हिस्से में होता है बिल्कुल कंठ, वोकल कॉर्ड्स जहाँ होते हैं, कंठ से उच्चारण होता है अकार आदि का। ठीक है। फिर दूसरा देखिए, ईचू यशा नाम तालु। ये देखिए, ये तालु जहाँ यवला लटका होता है, देख सकते हैं आप संरचना में, यहीं पर हमारा तालु होता है, यहीं पर यवला होता है, यहाँ से ई का, च वर्ग का, य और श का उच्चारण होता है। रीटू रशा नाम मूर्धा। मैंने कहा था मुंह का जो ऊपरी हिस्सा होता है, सख्त हिस्सा, उसे मूर्धा कहते हैं। री और ट वर्ग और श का उच्चारण यहाँ से होता है। आप इन्हें बोलकर देखें, जीभ मुंह के इस ऊपरी हिस्से को टच जरूर करेगी। इसके बाद आप देख सकते हैं नासिका, अनुस्वार का उच्चारण हमने पढ़ा ना अभी, नासिका अनुस्वारस्य, और न्यमगणना नाम नासिका च। तो ये देखिए, र और ल इनका उच्चारण दंतमूल से होता है, त वर्ग का और स का दांतों से होता है, व का उच्चारण दंतोष्ठ से होता है, वकार से दंतोष्ठम हमने पढ़ा था, दांत और होंठ मिलकर के व का उच्चारण करते हैं। ऊ का और प वर्ग का उच्चारण होठों से होता है, ओ का और औ का उच्चारण कंठोष्ठ से होता है। देखिए, कंठ और होंठ मिलते हैं तब ये उच्चारण होता है। ए और ऐ का उच्चारण कंठ तालु से होता है। देखिए, 2 एरो निकल रहे हैं, एक एरो कंठ को जा रहा है, एक एरो तालु को जा रहा है। इनका एक एरो कंठ को जा रहा है, एक एरो ओष्ठ को जा रहा है। तो इस प्रकार ये वर्णों के उच्चारण स्थान है, आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। और ये सारणी भी आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी यदि आप इस सारणी को याद कर लेते हैं। हालांकि सूत्र याद करने के बाद आपको सारणी याद करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप वेरीफाई करने के लिए अपनी टेबल के सामने इस तरह की एक सारणी बनाकर लगा सकते हैं, जिससे आपको सुविधा रहे, आपका दोहराहन बार बार होता रहे। यहाँ वही सारे नियम फॉलो होंगे जो हमने सूत्रों में पढ़े हैं। आपने जो सूत्रों में पढ़ा वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी टेबल के सामने से चिपका सकते हैं। विद्यार्थियों, आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आप दिए गए निर्देशानुसार सूत्रों को याद करेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे और परीक्षा में इस टॉपिक से आए हुए किसी भी प्रश्न को अनुत्तरित नहीं छोड़ेंगे, उसका बिल्कुल सही उत्तर आप लिखकर आएंगे। ऐसी हम आपके लिए शुभकामना करते हैं, ऐसी हमारी आशा है आपसे। धन्यवाद।